Hi students, today we are starting with dissolution of partnership firm. चैप्टर का वेटेज है अप टू 8 मार्क्स और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन होता क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल अकाउंट की जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा पूरा फॉर्मेट और लास्ट हम देखेंगे बैंक अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली चीज के साथ, दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट। एंड बिफोर आई जंप डायरेक्टली टू द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये चैप्टर बाकी पार्टनरशिप फर्म्स के चैप्टर से अलग क्यों है? क्योंकि यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म नहीं हो रहा है, यहां पर फर्म्स डिसॉल्व हो रही हैं, बंद हो रही हैं। आप अपने पूरे पूरे बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बुला रहे हैं। हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्म को रीस्टार्ट होते हुए देखा, जहां पर हमारी एग्जिस्टिंग फर्म को ऑन पेपर्स क्लोज किया जाता था और एक नई फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता था। दैट मींस जो एग्जिस्टिंग फर्म होती थी उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज वहीं के वहीं रहते थे, सिर्फ ऑन पेपर्स एक नई फर्म बर्थ लेती थी और ओल्ड फर्म की डेथ होती थी। यहां पर इस पूरे चैप्टर में आप टेक्निकली पूरा बिजनेस बंद कर रहे हैं। दैट मींस आप अपने बिजनेस के एसेट्स को डिसॉल्व करेंगे, उससे आने वाले कैश को पे ऑफ करेंगे लाइबिलिटीज के लिए, और फिर जो फाइनली बचेगा वो पार्टनर्स एज अ कैपिटल रीपेमेंट ले लेंगे वापस। क्यों करते हैं लोग डिसोल्यूशन, क्यों करते हैं लोग फर्म को बंद? तो अब ये भी बहुत ही जनरल सी चीजें हैं जो हम और आप जानते हैं कि बिजनेस, कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस को बंद नहीं करना चाहेगा। बिजनेस क्यों बंद हो रहा होगा? या तो वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है, या फिर आपस में पार्टनर्स के इतने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं कि वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, किसी लीगल रीजनिंग की वजह से, किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमारे फर्म को बंद करना पड़ रहा है, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं इसलिए बंद करना पड़ रहा है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है। तो हमें रीजंस में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा काम है उस पूरे डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग को समझना। क्योंकि ये चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन से अलग है तो यहां पे थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। अब हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट का पर्पस क्या है, इस अकाउंट में होने क्या वाला है, पहले ये समझ लो, फिर हम इसकी फॉर्मेट की बात करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब ही है कि वी आर गोइंग टू रियलाइज आवर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश बाय सेलिंग ऑफ देम, एंड उस कैश से हम हमारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। कौन सी लाइबिलिटीज? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये क्या होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज? क्या होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज? वो होती है जो फर्म फर्म को पे करना जरूरी है टू द आउटसाइडर्स। दैट मींस पार्टनर्स की कैपिटल्स को छोड़कर वो सारी लाइबिलिटीज जो हमने बाहर से इनकर करी, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइक बैंक लोन्स, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इन सब का पैसा देना बहुत मैंडेटरी होता है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम करते क्या है, हम सारे अपने रियलाइजेबल एसेट्स को लेकर आते हैं, उन्हें सेल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश, और उस कैश से हम हमारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। फाइनली जब जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है उसे पार्टनर्स अपने रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एंड देन वी मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती क्योंकि फॉर्म आगे कंटिन्यू होगी नहीं, फॉर्म बंद हो रही है, ये उसका ऑफिशियली लास्ट ईयर है। तो हमें फर्म्स की क्लोजिंग करनी है, कंप्लीटली क्लोज करना है, तो फाइनली हम हमारा बैंक अकाउंट बनाकर या कैश अकाउंट बनाकर फर्म को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को मैंने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप इन 8 स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। सो वन बाय वन जिस ऑर्डर में मैं समझा रहा हूं इसको लिखते जाइए, समझते जाइए, और कोशिश करिएगा इसी पैटर्न में आपको ये अकाउंट याद हो जाए, तो ये बहुत सिंपल लगेगा। सबसे पहला स्टेप है, हमें हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाना है और जितने भी एसेट्स दिए हैं उनको यहां पर एज इट इज लिखते जाना है, लाइक टू डेटर्स, टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। अगर आपको एसेट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट दिखता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट दिखता है, या कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स दिखता है लाइक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पीएनएल अकाउंट, इन 4 आइटम्स को छोड़ देना है, इन्हें टच नहीं करना है। कैश दिखता है, बैंक दिखता है, 6 हो गए।
सो इन टोटल आपको इन 6 आइटम्स को टच नहीं करना है, यहाँ पे पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको कोई भी एसेट दिखे इंक्लूडिंग गुडविल, वो भी यहां पर आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अगर डेटर्स पे प्रोविजन दिया हुआ है तो डेटर्स की फुल वैल्यू यहां पे जाती है और प्रोविजन बाय साइड पे जाता है, नेट वैल्यू नहीं जाती है। यह है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम ये करते हैं कि हम वो सारी लाइबिलिटीज यहां पे पोस्ट करते हैं जो कि हमें पे करना जरूरी है, मैंडेटरी है, जिन्हें हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बुलाते हैं। यहां पर भी एक्सेप्शंस है, अगर आप एक्सेप्शंस याद कर ले तो बाकी की सारी चीजें आपको यहां पे पोस्ट करनी पड़ेगी। So exceptions are partners capital account, partners current account, partners loan account, and any distributable reserve which we were distributing in the previous chapters, like general reserve, like contingency reserve, like specific reserve. But when we talk about WCR, that is Workman Compensation Reserve or Investment Fluctuation Fund, do post them here, because if there is any claim on WCF, or if there is any change in the value of investments, then IFF and WCR has to be posted here. तो वो केसेस आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो पहले 2 स्टेप क्या है, हमें एसेट्स पोस्ट करना है टू साइड पे लाइन से पूरे के पूरे एक्सेप्शंस को छोड़कर, और लाइबिलिटीज को पोस्ट करना है एक्सेप्शंस को छोड़कर। अब जो जो एसेट्स हमने यहां पर लिखे हैं हम उन्हें स्टेप 3 में जाकर सेल आउट करते हैं, रियलाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश। ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्म बेचेगी तो कैश और बैंक के थ्रू बेच रही होगी, और अगर पार्टनर्स बेचेंगे तो वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको शो करेंगे। और तीसरा होता है व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट और नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। एंड इवन देयर इज अ फोर्थ केस, अगर कोई लायबिलिटी एसेट ले जाती है। तो चारों केसेस को हम ध्यान से समझते हैं। अगर फर्म इज रियलाइजिंग एनी पर्टिकुलर एसेट, इट इज रिटन लाइक डेटर्स रियलाइज्ड this X value, stock realized this value, machines realized this value. That means the firm is realizing that asset. Then how are you going to post that item here? You'll write by cash or by bank. You'll write the name of the asset in the brackets, and then you'll write the value. Never compare that realized value with the original value of the asset. अगर आपने कंपैरिजन किया तो गड़बड़ हो जाएगा। जितने पे रियलाइज हो रहा है वो आपको डायरेक्टली यहां पर लिखना है। आपको ये नहीं देखना है कि वो ज्यादा में हो रहा है या कम में हो रहा है, उसके लिए हम फाइनल स्टेप में कैलकुलेशंस करने ही वाले हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखें। केस नंबर 2, अगर कोई पार्टनर हमारा कोई एसेट टेक ओवर करता है तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में नेम ऑफ द एसेट, वो जो लेकर जा रहा है, और बाहर वो वैल्यू लिखते हैं। तीसरा केस, अगर कोई लाइबिलिटी एसेट टेक ओवर करता है, सो वी डोंट डू एनी पोस्टिंग इनसाइड दिस अकाउंट, क्योंकि एक लाइबिलिटी एसेट लेके जा रहा है तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है, डुअल इंपैक्ट है, ऑलरेडी एक दूसरे को वो नलीफाई कर रहे हैं, तो हम यहां पर नहीं दिखाएंगे। और स्टेप नंबर 4 एक स्पेशल स्टेप है, केस है, दैट इज इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया जाए कि यहां पर लिखे हुए किसी एसेट के बारे में वो सेल हुआ है या नहीं हुआ है, तब आपको क्या अजम्पशन लेना है, तो वो अजम्पशन भी बहुत ध्यान से सुनिए। अगर लैंड है और इन्वेस्टमेंट है, अगर लैंड है और इन्वेस्टमेंट है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आपको फुल वैल्यू पे रियलाइज करना है केस 1 मानकर। दैट मींस बाय कैश और बाय बैंक, लैंड और इन्वेस्टमेंट फुल वैल्यू पे रियलाइज करना होगा। पर अगर किसी और एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सो वी अज्यूम दैट that particular asset is now zero, is now valueless, तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। मुझे पता है थोड़ा सा हैवी हो गया है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर ध्यान से सुनोगे, एक बार और सुनोगे समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो, एसेट्स को आप रियलाइज करने लेके जा रहे हो, जो कि 4 पैटर्न में होगा। अगर फर्म रियलाइज करेगी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको यहाँ पे बाय कैश बाय बैंक करके ब्रैकेट में नेम ऑफ द एसेट, मल्टीपल एसेट्स हो तो एक साथ लिख दीजिए और बाहर वैल्यू लिखेंगे। कभी भी आपको उस रियलाइजेबल वैल्यू को इन वैल्यूज के साथ कंपेयर नहीं करना है, इस रूल को याद रखें। अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम ऑफ द एसेट, बाहर लिख देंगे वैल्यू। अगर कोई लाइबिलिटी एसेट लेके जा रही है तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट, तो लैंड और इन्वेस्टमेंट्स को छोड़कर कोई भी एसेट अगर हमें क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि उसके बारे में क्या हो रहा है, तो हम उसे वैल्यूलेस मानेंगे। दैट मींस विल नॉट पास एनी एंट्री इनसाइड दिस अकाउंट। दिस इज माय स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 एसेट्स को लिखना है,
स्टेप 2 लाइबिलिटीज को लिखना है, एक्सेप्शंस का ध्यान रखें। स्टेप 3 बाय साइड से एसेट्स को बेचना है। स्टेप 4 जो भी कैश आया है उसका पर्पस क्या है, इन लाइबिलिटीज की पेमेंट करना। पेमेंट भी चार तरीके से होगी, फर्म पे करेगी टू कैश टू बैंक, नेम ऑफ द लाइबिलिटी ब्रैकेट्स में बाहर वैल्यू, पार्टनर्स अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम ऑफ द लाइबिलिटी बाहर वैल्यू। If the liability is taken over any asset, will not post anything here. Last, if the question is silent about any liability, so except provision for bad debts, except our internal reserves like WCR and IFR, कोई भी liability यहां पर लिखी हो उसकी पेमेंट करना कंपल्सरी। किसी भी लाइबिलिटी को आपको जीरो नहीं मानना है, आपको हर लाइबिलिटी को यहां पे कंपल्सरीली पे ऑफ करना ही पड़ेगा फुल वैल्यू पे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो चार केस हमने एसेट्स में पढ़े वही सेम चार केस लाइबिलिटी में भी रिपीट होते हैं। इन चारों स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद कर लो, रियलाइजेशन में कभी नहीं अटकोगे। और यही चार मेन स्टेप है जिनसे हमारा पूरा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब आगे के स्टेप्स बताता हूं। Step 5 and step 6, they talk about the unrecorded liabilities and unrecorded assets and incomes. So at times कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जहां पर आपको अनएक्सपेक्टेड या कोई रैंडम लाइबिलिटी दिख रही हो, जिसे हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, और उसकी पेमेंट भी दो ही लोग करेंगे, या तो फर्म करेगी या पार्टनर्स करेंगे। जो भी करेगा टू साइड पे, फर्म पे करेगी तो टू कैश या बैंक, पार्टनर्स पे करेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेम ऑफ द लाइबिलिटी इनसाइड द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट पे लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट रिकमेंडेड है लिख दीजिए, बाहर वैल्यू लिखेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या इनकम अपेयर हो रहा है तो उसे बाय साइड पे सेम पैटर्न पे लिखा जाएगा, नेम ऑफ द एसेट एंड बाहर वैल्यू लिख दी जाएगी। स्टेप नंबर 7, इस पूरे प्रोसेस को लीगली करने के लिए we need to do some dissolution expenses or realization expenses, which is again can be paid or borne by firm or partner। फर्म पे करेगी तो टू कैश और बैंक, पार्टनर पे करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ फर्म पे कर रही है, कुछ पार्टनर पे कर रहा है, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड केस, एंड देन you'll write the values here। So these are the 7 major steps जिन पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। फाइनली यू कैलकुलेट द बैलेंस, द बैलेंस इज कमिंग ऑन द टू साइड, दैट इज अ प्रॉफिट will be divided among the partners in their ratio। इस क्वेश्चन में कोई, इस चैप्टर में कोई न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि कोई नया पार्टनर ना आ रहा है ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है। तो यहां पर एक ही रेशो रहेगा पूरे एंटायर चैप्टर में। वहीं अगर लॉस आ रहा होगा तो बाय साइड पे दिखाया जाएगा इन देयर रेशो विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, और ये वही अकाउंट, यही वो अकाउंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है इस पूरे चैप्टर में। इस अकाउंट को आप इस चैप्टर की बैकबोन समझ सकते हैं। तो अगर आप डिसोल्यूशन में स्ट्रगल करते हैं, दैट मींस आपका रियलाइजेशन अकाउंट वीक है। जितनी ज्यादा रियलाइजेशन अकाउंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, आपका ये चैप्टर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे इजी है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम ऑलरेडी इस अकाउंट को 4 बार पढ़ चुके हैं हमारे पिछले 4 चैप्टर में, और इस अकाउंट में तो बहुत सारी चीजें अब हट गई हैं। पहली 3 चीजें वही है जो हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ रहे थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन देगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर एसेट साइड पे दिया होगा तो टू साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे दिया होगा तो बाय साइड पे। क्वेश्चन की लाइबिलिटी पे अगर कोई भी ऐसा रिजर्व लिखा है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते आए हैं, उसे भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेशियोज। कोई फिक्टिशियस एसेट्स मिले उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। तो ये 3 स्टेप हमने हर पार्टनरशिप अकाउंट में करा ही करा। नई चीज क्या है कि आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आपने बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल लिखा होगा, तो उसे आपको इसके लेजर में डेबिट साइड पे पोस्ट करना पड़ेगा। दैट मींस अगर कोई भी पार्टनर किसी एसेट को एक्वायर कर रहा होगा तो वो हमने बाय साइड पे लिखा होगा, तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग होगी टू रियलाइजेशन and the respective column of the partner। Whereas if any partner has borne any liability, has borne any expense, so we'll be posting it like by realization and the respective column of the partner। ये छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बाद। नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, पर अब क्योंकि फर्म बंद होने जा रही है तो इनके बैलेंसेस फाइनल पेमेंट्स कहलाते हैं, जो हम टू बैंक या बाय बैंक के नाम से निकालते हैं। दिस इंडिकेट्स कि हमें पार्टनर्स को इतना इतना पेमेंट करना है।
सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपका रियलाइजेशन बन जाता है, सही बन जाता है, तो ये अकाउंट आपको वैसे ही बहुत इजी लगेगा और इसमें तो चांसेस ऑफ एरर ऑलमोस्ट निल है। एक लास्ट बैंक अकाउंट और देख लेते हैं। ये रहा हमारा बैंक अकाउंट भी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्म इज फाइनली क्लोजिंग डाउन, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो फाइनल पूरे कैलकुलेशंस को दिखाएगा और इसका टैली होना कंपलसरी है। अगर ये टैली हो रहा है तो आपके 8 नंबर पक्के हैं डिसोल्यूशन चैप्टर के। बैंक अकाउंट स्टार्ट होगा आपके बैलेंस को पोस्ट करने से, जो कि आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट से मिलता है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में पोस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है और जितनी मर्तबा रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक बाय कैश इस तरीके से पोस्टिंग हुई है, दैट मीन्स जिन जिन भी चीजों से फर्म के पास कैश आया है उन्हें आपको यहाँ पे टू रियलाइजेशन के नाम से पोस्ट करना होगा। इन द सेम पैटर्न, जहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक या टू कैश जितनी भी बार आया है उतनी बार आपको यहाँ पे बाय रियलाइजेशन दिखाना होता है। दैट मीन्स दैट इज अ पेमेंट ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कब हो सकता है कि अगर हमने कोई लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, हमने कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है, हमने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज या एक्सपेंस का पेमेंट किया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बाय रियलाइजेशन के नाम से आएंगी। आपको अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको पार्टनर्स के लोन्स अलग से दिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, उनका पेमेंट करना भी कंपलसरी होता है बाय साइड से। और अगर वो लोन एसेट साइड पे थे तो हम उनसे कैश रिकवर करते हैं, तो वो यहां पर ना दिखाकर हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट पे दिखा देते हैं, वो उनकी कैपिटल से एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था उससे जो फाइनल पेमेंट्स निकाली थी, अगर वो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो टू साइड पे आ रही थी तो वो लाइन से यहाँ पे बाय साइड पे पोस्ट होंगे, और अगर बाय साइड पे आ रही थी तो यहाँ पर टू साइड पे पोस्ट किए जाएंगे। तो अगर आपने सब कुछ सही पोस्ट किया तो आपका बैंक या कैश अकाउंट जो है वो 100% टैली होगा ही होगा। और इसका टैली होना ये इंडिकेट करेगा कि आपने सब कुछ सही बनाया है। तो पैरामीटर यही है कि डिसोल्यूशन का अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो टैली होना चाहिए। इतना ही है हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड वन ऑफ द चैप्टर्स जहां पर आपके लिए स्कोरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम है। और अगर आप इसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अगर फुल लेंथ बना लेते हैं तो ये चैप्टर आपको फॉर श्योर 8 में से 8 मार्क्स देकर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो थ्योरी ऑलमोस्ट हर चैप्टर की आपको पढ़नी ही पढ़नी है एमसीक्यू के लिए, इसकी भी पढ़नी है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स में जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस देखे गए हैं, जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड या वर्कमैन कंपनसेशन रिलेटेड कुछ केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो ध्यान से देखिए। और 8 मार्क का या 6 मार्क का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो वो फुल लेंथ आएगा, जहां पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट या तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है या फिर फुल लेंथ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने जो जो भी बताया आप उसको बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ऑनेस्टी से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।